नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में चुनिंदा किस्म के लोगों को गुफ्तगू की दावत देते हैं। आज पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है, एक 76 साल पाकिस्तान के क़याम को हो चुके हैं। एक सानहा सकूते ढाका का था। उस वक़्त पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। उसके बाद 70 से ऑनवर्ड निसफ सदी का वक्त हमने गुजार लिया है। 3 के करीब नस्लें अपना आप दिखा के जा चुकी हैं सियासी महाज पर। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी, सियासी और समाजी तौर पर बहुत बुरी हालत में है, और अगर कहा जाए कि तबाही के दाने पर है तो इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाल ही में मरदमशुमारी के नताइज बयान किए गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त 24 करोड़ और 17 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। 24 करोड़ से ज़ायद आबादी रखने वाला मुल्क, आबादी के एतबार से दुनिया में 7वां बड़ा मुल्क है। और इसकी जो तकसीम है नफूस की एज वाइज, उस वाले से पाकिस्तान दुनिया में सबसे नंबर 1 मुल्क है जिसकी आबादी का 63% नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो इस वाले से नौजवानों की इतनी बुलंद शरह रखने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का सबसे आला और अरफा मुल्क है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है, जो इनफरादी मईशत है, जो अवाम की मईशत है, वो क्रैश कर चुकी है, वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। और जो कौमी मईशत है वो सिसक रही है। वो हर 3 महीने के बाद IMF जो है हमें एक 1000 सीसी का इंजेक्शन लगाता है, ताकत का डोज देता है, कुछ पैसे देता है, तो हम खड़े हो जाते हैं। फिर 3 महीने अगले आते हैं तो हम फिर मुर्दा हालत में नीचे होते हैं, और फिर वो आके हमारी नब्ज़ें टटोलता है, हमें कुछ नए अहकामात देता है, कुछ परहेज बताता है, कुछ दवाइयाँ देता है, और हम फिर 3 महीने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अमलन हमारी इनफरादी मईशत तो क्रैश कर चुकी है, जबकि कौमी मईशत जो है वो क्रैश करने के करीब है। ऐसे हालात में मईशत को खड़ा करने की, मईशत को संभालने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, उनकी कामयाबी की कोई सूरत हमें नजर नहीं आती है। और ये जो 63% नौजवान नस्ल है, एक तरफ ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए असासा है कि नौजवान नस्ल है, नौजवानों की तादाद इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में है। लेकिन दूसरी तरफ इन नौजवानों को जब रोज़गार नहीं मिलेगा, जब इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब ये कमाई नहीं कर सकेंगे, तो यही नौजवान जो हैं ये क्राइम का शिकार होकर इस मुल्क में नक्शे अमन का ज़रिया बनेंगे, और मुल्क की जो अमूमी सूरत हाल है उसको तबाह व बर्बाद करने का भी सबब बनेंगे। आज हमने इसी नौजवान नस्ल की एक नुमाइंदा लड़की को आपके साथ गुफ्तगू करने की दावत दी है। ये खातून तो नहीं कहना चाहिए, ये नौजवान बच्ची जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना कैरियर बना रही है। पाकिस्तान के एक बहुत आला और अच्छा और नामवर इदारे से तालीम हासिल कर रही है, और ये पाकिस्तान को, अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपनी कौम को इस शोबे में आगे लेकर चलने का अज़्म रखती हैं। राफ़े मुस्तफ़ा जूनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हमारी आज की ख़ुसूसी मेहमान है।
राफे मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप ये बताइए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्योंकि हमने बहुत नाम सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आने वाला दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बला बला हमने सुना है। तो हमें मुख्तसर हमारे नाजरीन को बताइए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये किस चिड़िया का या किस तोते का या किस शेर का ये नाम है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इसके नाम में ही देखा जाए तो आर्टिफिशियल मतलब मसनूई, जो इंसानी ना हो, और इंटेलिजेंस मतलब समझ, बूझ, जहानत। तो इसको अगर हम लेते हुए आगे चलें तो किसी भी मशीन को इंसानी सलाहियत देना, सोचने की, काम करने की, समझने की चीजों को, तो उसको हम बहुत आम जबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी मशीन को इंसान बनाने का काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी मशीनें जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीनों को इस काबिल बना दिया जाएगा कि वो इंसानों वाले काम कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है ये आर्टिफिशियल जी। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारी ब्रांचेस निकल आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मशीन लर्निंग आ जाती है, डीप लर्निंग आ जाती है, इसके अलावा और चीजें आ जाती हैं जिसमें बेसिकली ये चीज होती है कि हम जो मशीन समझते हैं वो ज्यादातर गाड़ी को समझ लिया, किसी मोटर को समझ लिया, लेकिन मशीन जरा एक बहुत बड़ा एक टर्म है जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं। आपकी इंटरनेट पे जो चीजें हैं उसके पीछे जो उनका एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, जो उनको चला रहे हैं, जी सिस्टम को चला रहे हैं, उस सब को भी हम मशीन ही कहते हैं। और फिर उन सब को एक जहानत देना, इंसानी जहानत, वैसे डायरेक्शन देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उस सब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ओके, तो ये इसका शोर इतना क्यों मचा हुआ है कि अब आर्टिफिशियल एआई का दौर है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई अमली मिसाल आप बयान कर सकती हैं जिसको हम कहें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर तो अब आया है लेकिन पाकिस्तान में, लेकिन दुनिया में बहुत अरसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही थी। इवन हमारे हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती रही है लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता लगा। मैं अगर आपको बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, सबने ये चीज देखी होगी कि गूगल मैप्स जो आप लोग यूज करते हैं, वो जो हम वो सिमत लगाते हैं, लोकेशन लगा ऑन करते हैं, तो वो एक लड़की सी बोलती है कि आप इतनी दूर जाके दाएं हो जाएं फिर सीधे जाएं। जी। तो इसमें आप ये देख लें कि आपका जो है वो किस तरह उसको पता लग रहा है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपके इर्द गिर्द कौन सी लोकेशंस हैं। तो ये बहुत माइनर सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसको बता रही है। इसके पीछे और भी मैकेनिज्म्स हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें यूज हो रही है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने नोट किया हो, जो आपको एड्स आते हैं, जब आप फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, या वैसी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो साइट पे एडवर्टाइजमेंट्स आई होती हैं। आप कभी नोट करें कि फॉर एग्जांपल मैं किसी अपनी बहन भाई से बात कर रही हूँ कि यार आज ना मैंने कोई नया ड्रेस लेना है और मैं उस ड्रेस के बारे में स्पेसिफिकेशंस देती हूँ, तो जब मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोलती हूँ तो मुझे उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं उसी स्पेसिफिक चीज के। और अब ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। भला कैसे? कि आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी ऐप, तो उसमें पहले वो परमिशंस आपकी मांगता है, ठीक है, आप उसको अलाउ करते हैं और तब आपको वो ऐप यूज करने देता है। तो उस परमिशंस में एक माइक का ऑप्शन भी होता है कि आप माइक भी अलाउ कर रहे हैं अपनी इस ऐप को यूज करने के लिए। अब वो ऐप वो हर वक्त आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है, जो आपकी बातें सुन रहा है उसको फिर उसमें से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि अच्छा आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है जिसके बारे में आप ज्यादा बात करते हैं, और फिर वो सारा डाटा जाता है आपके एल्गोरिदम्स के पास, और वो एल्गोरिदम्स फिर कहते हैं कि ठीक है अब इस बंदे को ये वाली चीज ज्यादा दिखानी है ताकि वो चीज वो ज्यादा खरीदे। इस तरह उनका फायदा हो रहा है कि आपको तो वो चीज चाहिए बिकॉज आपने उसके बारे में बात की है, तो वो आपको वो चीजें दिखाता है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं भी पता था तब भी आपको वो एड्स दिख रहे थे, आप वो एड देख सकते थे और वो एड्स अपना काम कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे अपना काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्दे के बाहर आ गई है।
अब उसकी पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में भी अब उसकी ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब वो रोबोट्स की, जैसे सोफिया का तो आपको पता ही होगा, सोफिया की शक्ल में अब रोबोट्स जो हैं वो सामने आपके आ गए। पहले वो पीछे काम कर रहे थे, लेकिन अब वो सामने आ गए हैं। तो जाहिर बात है, जो सामने चीज नजर आती है हम उसके बारे में ज्यादा होती जी ज्यादा बात करते हैं। ड्रोन्स जो हैं ये भी एआई की एक सूरत है जी, बेसिकली जिसमें जिन ड्रोन्स में एआई इंटीग्रेट हुई भी हो। ये सारे ड्रोन्स एआई इंटीग्रेटेड नहीं होते। लेकिन दो तरह के ड्रोन्स होते हैं ना, एक तो वो ड्रोन्स जो आप शादी ब्याहों पे देखते हैं कि उसने रिमोट पकड़ा हुआ होता है और वो सारी उसको डायरेक्शंस दे रहा होता है, तो वो तो एक सिंपल मशीनरी है। लेकिन अब इस तरह के ड्रोन आ गए हैं जो कि कोविड में हमने देखे थे, फूड डिलीवरी के लिए, मेडिसिन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हुए थे, कि आपने बस उस ड्रोन में अपना एड्रेस फीड कर देना है। अब वो मैप्स को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाएगा और उसको पता, वो ऊपर से एरियल व्यू देख रहा होगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कह रहे इंसानी आंख है, इंसानी आंख नीचे देख रही है कि अच्छा वो वाली ये जगह है। अब मैप ने कहा है मुझे इधर पैकेज ड्रॉप करना है, तो वो उधर जाएगी, वो उस पर्टिकुलर जगह पे अपना ड्रॉप कर देगा आपका जो भी पैकेज है। तो इन ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। ओके जी, इसका मतलब ये है। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह आप बता रही हैं कि मशीन लर्निंग के जरिए और डीप लर्निंग के जरिए मशीनों को कमांड दी जाती है, दिमाग उनका बनाया जाता है और जो उनको बताया जाता है उसके मुताबिक वो फिर एक्ट करते हैं, तो इसमें गलती का कितना इम्कान है? देखिए, ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। आप एक जवाब जो है वो सारे मॉडल्स पे नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे मॉडल्स, रोबोट्स ऐसे आ गए, एल्गोरिदम्स ऐसे आ गए जिनकी जो एक्यूरेसी है वो 99%, 98% आ गई है। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसे भी अभी इन प्रोसेस हैं एप्लीकेशंस, रोबोट्स, मशीनरी, एल्गोरिदम्स, जिनकी एक्यूरेसी बहुत कम है। तो देयर इज नो वन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बानी थे जेफरी हंट, उन्होंने बकायदा अब एआई के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी एप्लीकेशन के ज़रिए इंसानियत जो है वो तबाह होने का इम्कान पैदा हो गया है। यानी ये जो एआई के ज़रिए रोबोट्स वगैरह बनेंगे वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो इंसान को तबाह भी करने की सलाहियत उनमें आ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को हमें रोक देना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहती हैं? मैं इस बारे में बहुत पढ़ा भी है, सुना भी है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये कुछ हद तक उनका डिसीजन ठीक भी है और कुछ हद तक वो डिसीजन बेकार है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इट इज एवरीवेयर, हर एप्लीकेशन में, हर आपकी चीज में वो इंटीग्रेट हो चुकी है। तो कंट्रोल नहीं हो सकता। कंट्रोल आप समझ लें कि डिफरेंट, इसको देखने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कंट्रोल आप नेगेटिव वर्ड में भी बोल सकते हो और पॉजिटिव वर्ड में भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें एक दौर है, इस तरह के बहुत दौर पहले भी गुजर चुके हैं। जब पहले बंदूक बनी, ठीक है, उसमें वो किसी के लिए अच्छी थी जो चला रहा था, किसी के लिए बुरी थी जिसको वो लग रही थी। इसी तरह फिर हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करें, जब कंप्यूटर्स आए तो उसमें नुकसानात भी थे, कुछ लोग बहुत खिलाफ थे, आई साइड आपकी वीक हो जाती है, रेडिएशन यूज होती है, वो सब कुछ, और बहुत से उसके फायदे भी थे कि आपको सिखा रही थी, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही थी, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही थी, कनेक्ट कर रही थी। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे के लिए भी यूज हो सकता है और बुरे के लिए भी यूज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या है। अब जो बड़े बड़े जो एआई के बानी हैं, उन्होंने साइन की हैं, एलन मस्क भी उनमें से एक है, जिन्होंने कहा है कि इसकी प्रोपोगेशन रोक देनी चाहिए। वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जो आपके आइडेंटिटी थ्रेफ्ट है, आपकी जो शनाख्त है वो चोरी हो रही है, वो गलत चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह अब मेरे पास अगर किसी की सिर्फ फोटो हो तो मैं उसको बुलवा भी सकती हूँ, उससे जो मैं चाहूँ अपनी स्क्रिप्ट दे के। जिस तरह आजकल वो लगेगा ऐसे कि जैसे राफे मुस्तफा बोल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन वो राफे नहीं होगी, बल्कि वो
AI होगा उसके पीछे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, बड़े बुरे चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बच्चों की आवाजें रिकॉर्ड करके आपको किडनैपर कॉल करेगा, आपका बच्चा हमारे पास है, इतने इतने पैसे और वो भेजें, आवाज सही होगी, सही होगी, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपका बच्चा ही बोल रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो देख रहे हैं कि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10-12 फोटोज का आपका डाटा मिल जाए, आप उससे जो मर्जी करवा सकते हैं। अब आपकी हर जगह फोटोज तो इस्तेमाल हो रही हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड में, पासपोर्ट में, आपके सोशल मीडिया पे, जहां आप जाते हैं उधर के सर्विलेंस कैमराज में। तो ये चीज वो लोग देख रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कंट्रोल होगी, डाटा तो हर जगह है। इसीलिए उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया है कि इसकी प्रोपोगेशन को रोकें। आपकी बात बड़ी माकूल लग रही है मुझे। नाजरीन देखिए, जिस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, तो अब इस वक्त दुनिया की जो तबाहकुन सलाहियत है वो एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनसे मिसाइल भी बन रहे हैं, एटम बम भी बन रहे हैं, दुनिया की तबाही बर्बादी के सामान भी हो रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा इस्तेमाल भी है कि उससे बिजली भी पैदा की जा रही है, इसको ऑपरेशंस में भी यूज़ किया जा रहा है, और बहुत सारे मकासद में भी न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। तो राफे मुस्तफ़ा ने बहुत खूबसूरत बात कही कि ये एक ऐसी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अब रोका नहीं जा सकता। ये दुनिया में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में इतनी सरायत कर गई है, इतनी फैल चुकी है, इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो चुका है कि इसका इस्तेमाल अब रोकना और इस पर कदगन लगाना अब मुमकिन नहीं है। हाँ, इसका बुरा इस्तेमाल भी मुमकिन है। जराइम पेशा लोग जो हैं इसको मुआशरे में फसाद फैलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी जो थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो थी, उसको इंसानों को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, और उसके ज़रिए इंसानों को सहूलियात मुहैया करने के लिए, न्यूक्लियर बिजली पैदा करने के लिए, और बहुत सारे न्यूक्लियर मेडिसिन एक बहुत बड़ा शोबा है जिसके ज़रिए बीमारियों का इलाज किया जाता है। और जो सबसे बड़ी मूजी बीमारी है कैंसर, उसको ट्रीट करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि ये किन हाथों में क्या इस्तेमाल होता है, ये इसके इस्तेमाल का, इसका अल्टीमेट ये तय होता है इस बात से। लेकिन इसको, इस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती, अब ये इतनी ज्यादा फैल चुकी है। आइए हम राफे मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि पाकिस्तान में AI का हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है। जी राफे मुस्तफ़ा, पाकिस्तान में जैसा आपने बताया कि ये बहुत अरसा पहले AI जो है ये आ चुकी थी, हमें अब पता चला है, तो करंटली क्या सिचुएशन है AI के बारे में पाकिस्तान में? अच्छा जी, तो देखें, पाकिस्तान में लाइक एनी अदर फील्ड, पाकिस्तान अभी डेवलप हो रहा है AI की फील्ड में, और मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने में आई है। अब अगर हम इस सेगमेंट को, इस सवाल को दो हिस्सों में बांट दें कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है और अभी फील्ड में क्या हो रहा है, तो पहले मैं प्रोग्रेस की बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज में आपकी पूरी पूरी डिग्रीज आ गई हैं AI के ऊपर। पहले कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती थी, उसमें इलेक्टिव्स होते थे या कुछ पोर्शंस, कुछ सब्जेक्ट्स, कोर्सेज रख देते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। लेकिन अब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने और छोटी यूनिवर्सिटीज ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट डिग्री निकाल दी है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप मुझे लगता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइज्ड फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, लेकिन अब वो इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर गई है कि अब आपको साल चाहिए होंगे, पूरे 4 साल आपको AI पे लगाने चाहिए। AI जी, तो यूनिवर्सिटीज के सतह पर तो ये चीज आ चुकी है और काफी सक्सेसफुल चल रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में जो बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सब में AI जो है वो इंटीग्रेट हो गई है। ठीक है राफे, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें। जी जी, नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जूनियर AI इंजीनियर राफे मुस्तफ़ा से। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हम वापस आएंगे
और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम छोड़कर जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक जी। राफे मुस्तफा, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आप बता रही थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है ये एआई को एक फुल फ्लेज डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। बहुत सारी आला यूनिवर्सिटियां भी, बड़ी यूनिवर्सिटियां भी ये डिग्री दे रही हैं और छोटी यूनिवर्सिटियों में भी ये काम हो रहा है। तो इस हवाले से जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है तो वो तो पाकिस्तान उसमें प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप बता रही थी कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसकी एप्लीकेशन है, उसकी जो सूरत हाल है उस पर आप बात कर रही थी। जी, तो मैं ये कह रही थी कि यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं बच्चों के लिए, प्रोजेक्ट्स आते हैं, थीसिस आते हैं जी, थीसिस वगैरह, इन सब में एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है और काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट्स आपके फिर मार्केट में जाते हैं, वो आपके स्टार्टअप्स बनते हैं और फिर वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो फेस है एआई का वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अगर दूसरी साइड पे जाएं कि क्या डेवलपमेंट हो चुकी है एआई में, तो ज्यादातर जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ से है, जो कि अपनी एआई सर्विसेज या उनकी कोई एआई की प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को दे रही है। तो मतलब पाकिस्तान में ये चीज आ गई है और वो उस पर काम करके एक तो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान के जो रोजमर्रा के काम हैं उनमें एआई किधर आ गई है, तो वो आप इतना ज्यादा देखेंगे नहीं, स्ट्रीमलाइन पे ज्यादातर नहीं आप देखते। लेकिन एक ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जो इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जो न्यूज कास्टर हैं उनको एआई पे ले गए हैं। वो असल न्यूज कास्टर्स नहीं है, वो एआई न्यूज कास्टर्स हैं। एप्लीकेशन के जरिए वो एआई न्यूज कास्टर्स आ गए हैं। इसके अलावा जो आपके बड़े बड़े मॉल्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बैक एंड पे, उसमें उन्होंने एआई इंटीग्रेट कर दी है। अब इसमें मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगी कि पैकेजेस का मैंने सुना था कि पैकेजेस में जो पैकेजिंग बनती है, ठीक है, उसमें जो कार्डबोर्ड कटता है उसको फिर वो आप डब्बे में फोल्ड करते हैं। अब उसमें उन्होंने देखा कि एक जगह पे जो कार्डबोर्ड कट हो रहा है, जो आप अपने कटर से कट करते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का कोई गैप आ रहा था, वो गलत काट रहा था मशीनरी उनकी, और इस 1 मिलीमीटर के नुक्स से उनका बहुत नुकसान हो रहा था, करोड़ों का उनका नुकसान जा रहा था। उन्होंने कहा क्यों ना हम इसमें एआई इंटीग्रेट करके देखें कि वो हमें बताए कि हमारा नुक्स कहाँ आ रहा है। तो उन्होंने कैमरास लगा दिए हर जगह जहां पे भी उनका वो सिस्टम चल रहा था, और वहां से डिटेक्ट हुआ कि एक जो कटर है वो हल्का सा, उसका जो प्लेसमेंट का जगह है वो हल्की सी डेविएट होती है और इस वजह से उनका सारा कट खराब हो जाता है। वहां उन्होंने एआई इंस्टॉल किया और अब उनका वो जो करोड़ों का नुकसान हो रहा था वो नुकसान होना खत्म हो गया। तो इस तरह, अब ये बात आपको नहीं पता होगी, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, जिनके पैकेजेस में काम करते होंगे शायद उनको पता हो। तो बहुत सा ऐसा काम हो रहा है पाकिस्तान में जो एआई को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। अच्छा राफे, आप ये बताइए कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है माशी तौर पर, और आपने बड़ी एक मालूमाती बात बताई है, हम एक डॉलर के लिए तरस रहे हैं। यानी हमारी मईशत को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो डॉलर्स की है। और आपने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो फॉरेनर्स को सर्विसेज देते हैं, तो उसके नतीजे में फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। इस पर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो एआई की टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग है, ये जो पाकिस्तान में मुतारिफ हो रही है, फैल रही है, उसके नतीजे में कैसे पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और इसकी मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है, ये कैसे बढ़ सकती है, इस पर बताइए। यानी नौजवान कैसे
ये पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे सकते हैं, डॉलर कैसे हमारे नौजवान यहाँ पर बैठकर कमा सकते हैं और हमारे मुल्क की मईशत को सहारा दे सकते हैं? देखिए, इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं और सबसे ट्रेडिशनल वे जो पाकिस्तान में ज्यादा चलता है वो यही होता है कि आप ग्रेजुएट करें और ग्रेजुएट करने के बाद आप किसी जगह नौकरी कर लें, जो कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ग्रेजुएट एआई में करके आप ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में करके आप एआई की तरफ आ सकते हैं। अब एआई की खूबसूरती ये है कि ये इतना इस पे मटेरियल मौजूद है, आपके इंटरनेट पे कोर्सेज हैं, आपके यूट्यूब पे पूरे पूरे कोर्सेज बने हुए हैं जो आपको A to Z ये काम करवाते हैं। तो आपकी कोई भी डिग्री हो, आप एआई के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अब ये भी नहीं है कि सारे एआई की तरफ आ सकते हैं। इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, इसमें काफी बारीक बीनियां भी होती हैं जो आपको छोटी छोटी समझनी पड़ती हैं। तो इसका बेहतरीन तो हल ये हो सकता है कि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। अब पाकिस्तानियों का मसला ये है कि जब तक उन पे प्रेशर नहीं डाला जाता, जब तक उन पे सुपरविजन नहीं रखी जाती, वो सीखते नहीं है। और इसीलिए उनको जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं वो उनको ज्यादा बेहतर लगते हैं कि हमें डिसिप्लिन किया हुआ है। जब तक इंसान सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता। सो बेहतर तरीका यही है कि आप कंप्यूटर साइंस या एआई या डेटा साइंस की डिग्री लें, वो एआई के अंदर ही आती है, तो उसकी आप डिग्री लें और फिर आप ट्रेडिशनल वे में जाके सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करें। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट अभी हो चुके हैं और आप ये शो देख रहे हैं या फिर आप अपने दूसरे तीसरे साल में हैं, तब भी आप साइड बाय साइड कोर्सेज ले सकते हैं जो इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल भी हैं, और इस तरह आप इस फील्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा शोबा है आजकल फ्रीलांसिंग का, ये तो सबने मेरे ख्याल से सुना हुआ होगा, बिकॉज जैसे एआई के परचम लहरा रहे हैं पाकिस्तान में, उस तरह फ्रीलांसिंग के परचम भी लहरा रहे हैं। तो इसमें यह है कि आपको पहले तो स्किल हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है, फ्री की। इंटरनेट आपके पास है, आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप नहीं भी है तो वो तो खैर आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो एआई के जितने काम हैं वो ज्यादातर आपके लैपटॉप पे ज्यादा इजीली हो सकते हैं, क्योंकि उनमें आपकी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, आपको जीपीयू चाहिए होता है, आपकी लैपटॉप की पावर होनी चाहिए, इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आप सीख मोबाइल पे लें, ठीक है, वहां से आप सीखें अच्छी तरह क्या है, कैसे करना है, फिर अपना शोबा सेलेक्ट करें कि आप उस एआई जो आपने सीख ली है उसको सीखने के बाद आप किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एआई सीख के आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, एआई सीख के आप टीचिंग में जा सकते हैं, एआई सीख के आप ओपन सोर्स में काम करके डिफरेंट प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, इस तरह की चीजों में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से शोबे में जाना चाह रहे हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया, आपके पास स्किल आ गई, आपने हर तरीके का कोर्स देखा, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, सेल्फ लर्निंग की आपने, ब्लॉग से, बुक से, ये सब कुछ आपने कर लिया। अब आप प्रिपेयर हैं टू एंटर द इंडस्ट्री। उसके बाद आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, जहां पे जाके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और इस तरह पैसा आएगा तो आपके बैंक अकाउंट में, और वो बैंक अकाउंट जाहिर बात है फिर आपकी मईशत में हेल्प करता है। जब आप अपना पैसा अपने बैंक्स में रखते हैं तो वो आपकी मईशत में भी हेल्प करता है, बैंक्स को हेल्प करता है तो फिर आगे बैंक्स जाके मईशत को हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा बात आ जाती है कि किस तरह आप जो पैसा अपने बैंक में रखते हैं वो किस तरह मईशत को हेल्प करते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। अभी हम इसी साइड पे रहते हैं कि आप स्किल सीखें और उसके बाद आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो आप क्लाइंट्स। अच्छा राफिया, आप बताइए कि आपने कोई पैसा कमाया इस शोबे से, फ्रीलांसिंग से या इस तरह की? क्योंकि ज़ाहिर आप इस शोबे में डिग्री ले रही हैं, तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी तो होगी ना, कोई ज़हन बनाया होगा, ऐसी तो नहीं आपने दाखिला ले लिया ना। आपने कोई यूनिवर्सिटी जाने से पहले या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के दौरान कोई सर्विसेज दी और कोई पैसा वैसा कमाया? जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लर्निंग ये मेरी शुरू हुई थी कोविड के दौरान। जब कोविड आया, यानी जब आप एफएससी में थी अभी? जी, जब मैं एफएससी में थी तो कोविड आ गया, छुट्टियां हो गई, अब पूरा दिन आप मोबाइल पे ही बैठे रहते थे। इतनी मूवीज देख ली, इतने सीजन्स देख लिए कि उससे भी दिल भर गया। तो फिर मैंने कहा चलें कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, और फ्रीलांसिंग में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन समझ नहीं आ, जैसे बाकी भी आजकल नौजवान आके मुझसे कहते हैं समझ नहीं आ रही कैसे स्टार्ट करें।
मैं भी वैसी ही थी, समझ नहीं आ रही थी, गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि ये जो एक चीज है मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन में ज्यादा आई है। तो बड़ी बहनें, अम्मा अब्बा, उनको नहीं इतना पता था, तो हेल्प भी नहीं थी। ऐसी तरह यूट्यूब देख देख के मैंने हाशिम सर्वर एक हुआ करते थे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फ्रीलांसिंग में वो जरूर देखें। हाशिम सर्वर हुआ करते थे तब, सिर्फ एक रोल मॉडल थे उस वक्त कोविड के जमाने में, बाकी भी थे लेकिन वो इतने फेमस नहीं थे। अब तो खैर बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, अदनान मलिक, ये उजैर चावला, आजाद चावला, सॉरी, तो ये अब तो काफी आ गए हैं। उस जमाने में हाशिम सर्वर हुआ करते थे, उनका मैंने देखा और इस तरह मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गई। उसके बाद मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे मैंने अपने फ्रीलांस में किया, और उसमें भी यही था कि मैं उनको टूल्स बना के देती थी, उनका जो सारा उनका मैनेजमेंट का था, और कंसल्टेंसी जो उनको देना था, वो बेसिकली मेरा कंसल्टेंसी का काम था कि मैं उनको कंसल्टेशन देती थी कि आपने किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करना है। किसको कंसल्टेंसी दे रही थी आप? इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। Okay. डिफरेंट थे, डिफरेंट फील्ड्स थी, किसी की फैशन नीश थी, किसी का बिजनेस नीश थी, किसी का टेक नीश थी। तो डिफरेंट, आप जब एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत वाइड हो जाती है। तो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया और अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन अब मैं ज्यादातर यूथ को गाइड करने में ज्यादा रोल प्ले करती हूँ। तो इसीलिए मेरी फ्रीलांस जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पे है। और आजकल जो मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि मैंने एक चीज सीख ली है, अब मैं ये चाहती हूँ कि बाकी जो हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान के, वो सीखें, वो आगे बढ़े, वो टेक फील्ड्स में आए, स्पेशली जो खवातीन है हमारी, वो इन फील्ड्स में आए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क का असास है। आज आप देखें जो हमारी पॉपुलेशन है खवातीन की, वो बहुत ज्यादा है, और उनको इस चीज से रोका जा रहा है कि तुमने क्या कर रहे हैं, ये तो एडवांस फील्ड है, तुम ये करो, तुम मेडिसिन कर लो, तुम फैशन डिजाइनिंग कर लो, तुम आर्किटेक्ट बन जाओ। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादातर खवातीन टेक की फील्ड्स में आए, जिसमें एआई इज वन ऑफ द टेक फील्ड्स, वेरी एडवांस्ड टेक फील्ड्स, जिसमें आए और अपना नाम बनाए। एंड उनके लिए बहुत ये अच्छी चीज है जो घर बैठे बैठे आप कमा भी सकते हैं फ्रीलांस के थ्रू, घर बैठे आप दूसरे बच्चों को ट्यूटर भी कर सकते हैं, और द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, आई मस्ट से। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि एआई ऐसी फील्ड है जो नौजवानों को बिलमूम और हमारी खवातीन को बिलखसूस आसानी से इसमें वो एक्सेल कर सकती हैं, बगैर कुछ प्रॉब्लम फेस किए, घर पे रहकर भी वो इनफ अर्निंग जो है वो कर सकती हैं। जी बिल्कुल। आप ये बताइए कि कोई ऐसी खवातीन हो जो ये करना चाहती हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो उस वाले से आप हमारे नाजरीन को, देखने वालों को बताइए कि वो हाउ टू टेक स्टार्ट। बहुत बड़ी फील्ड है ना ये, पता ही नहीं है कि कहाँ, जैसे आपने बताया कि आपके ज़माने में 2019 में कोविड में हाशिम सर्वर थे, तो वो क्लिक करके, तो उनके साथ राब्ता करके, तो उंगली पकड़ के वो चला देते थे। तो अब जो हमारी नौजवान खवातीन या बच्चे जो हैं वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन्हें उंगली पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, तो उनको कुछ आप गाइड कीजिए कि हाउ दे कैन टेक स्टार्ट। देखिए, ये बात जो कि कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं ना, तो उंगली पकड़ने वाले बेतहाशा हैं, और अब आप ज्यादा उंगलियां पकड़ लेते हैं ना, फिर आपकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती, क्योंकि कोई एक उंगली आपको इधर लेके जाएगी, दूसरी इधर, तीसरी उधर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाएं। पहली बात ये कि जो आप डिग्री कर रहे हैं या जो आपका करंट पेशा है, उससे ही आप आइडियाज जनरेट करें कि आपने जो आपके पास ऑलरेडी स्किल है, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आपने उसको कैसे चैनलाइज करके एक प्रोडक्ट में या एक सर्विस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक बच्चा है, वो लिटरेचर पढ़ रहा है, किसी भी शोबे का लिटरेचर पढ़ रहा है, तो पहले तो फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाके देखे कि क्या कोई ऐसा मुमालिक है जहां पे उनके बच्चे ये आपकी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से आजकल ऐसे मुमालिक हैं जो उर्दू सीखना चाह रहे हैं उनके बच्चे, या कोई ऐसे खानदान है जो थे पाकिस्तानी
लेकिन फिर वो माइग्रेट कर गए दूसरे मुल्कों में और उनके बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी ही सुनते बड़े हुए या कोई और लैंग्वेज उनको नहीं आती। तो आप उसमें अपनी सर्विस दे कि आप उनके बच्चों को ऑनलाइन ट्यूटरिंग दे सकते हैं। जिस तरह हमें कारी साहब आते थे कुरान पढ़ाने, बेसिकली वो हमें अरबी पढ़ाना सिखा रहे थे, इसी तरह आप ऑनलाइन उनको उर्दू पढ़ना सिखाएं। उर्दू तो पाकिस्तान में सबको आती है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी मैंने आपको एक एग्जांपल दी। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक अभी पास की और आप कहते हैं कि मैंने उर्दू नहीं पढ़ानी, मेरी उर्दू भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे नौजवान आजकल ऐसे हैं कि ना उनकी उर्दू अच्छी है ना उनकी अंग्रेजी अच्छी है, तो वो कहते हैं अच्छा ये भी नहीं मैं कर सकता। तो फिर वो अपना इंटरेस्ट देखें कि चलें आपने मैट्रिक कर लिया, आपने जिंदगी के कोई 16-17 साल तो जिंदा रह के गुजारे हैं, आपको किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट होगा। कुछ बच्चों को फोटोज लेने का शौक होता है, कुछ बच्चों को बोलने का शौक होता है कि वो बोल के अपने थॉट्स अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ बच्चों को कुकिंग का शौक होता है, कुछ बच्चों को गाड़ियों का शौक होता है। तो पहले अपना इंटरेस्ट आप देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें कि मेरा ये इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं कहूँ फोटोग्राफी इज माई इंटरेस्ट, हाउ टू अर्न यूजिंग फोटोग्राफी एज अ स्किल। ये डिफरेंट एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, वो आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिखेंगे, या फिर आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, आप उसको जाके बताएं कि मेरा ये इंटरेस्ट है, अब वो किसी जबान में भी आपकी बात सुन लेगा। आपको नहीं अंग्रेजी बोलनी आती, आप उसको उर्दू में बताएं, वो आपको उर्दू में इस बात का जवाब दे देगा, आप ही की जुबान में, जी आप ही की जबान में वो बोलेगा, जो है ये उसमें ये सलाहियत है। जी जी, तो आप उसको ये बात बोलें और वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने इस शौक के साथ। अब उसको आप पढ़ें, एक एक को स्टडी करें, एक एक को आप गूगल पे डाल के देखें, चलिए चैट जीपीटी से बात आप करके ये कर सकते हैं कि अच्छा मुझे इसमें से ना ये ज्यादा पसंद आ रहा है, मुझे इसके बारे में और मालूमात दो। वो आपको और मालूमात देगा, आपको ऐसी वेबसाइट्स देगा, आपको यूट्यूब के ऐसे ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज दे देगा जिसको जहां आप जाके आप ज्यादा सीख सकते हैं। और बस फिर वो आपकी स्टार्ट होता है। सिर्फ स्टार्ट आपका मुश्किल होता है फ्रीलांस जर्नी में, और जब आप उस जर्नी में पहला स्टेप रख लेते हैं फिर खुद ब खुद आप सीखते रहते आगे हैं। वो आपको गाइड करता रहता है, खुद जी, सेल्फ गाइडेंस आ जाती है, सेल्फ लर्निंग आपकी बड़ी मैक्सिमम हो जाती है। राफे, एक बात बताइए, हमारे आप क्योंकि नुमाइंदा हैं हमारी नौजवान नस्ल की, और नौजवान नस्ल भी वो जो पाकिस्तान की आबादी का 63% है, बहुत बड़ी ये रेशो है। एक किसी मुल्क की आबादी में 63% नौजवान है, और इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया में टॉप का मुल्क है, तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। आप इस स्ट्रेंथ को कैसे देखती हैं कि ये जो हमारे नौजवान हैं, इतनी तादाद में हमारी आबादी में 24 करोड़ से ज़ायद की आबादी में 63% नौजवान लड़के लड़कियां हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? कहने में पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से, इस मुश्किल हालात से निकाल के ले जा सके बाहर? देखिए, मैं अपनी पाकिस्तानी जो यूथ है ना, जो यूथ मैं कहना चाहूंगी, जो ये नौजवान नस्ल है, इनको मैं पानी की मानत देखती हूँ। ये पानी है, पानी एक जगह बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है, सैलाब आ जाते हैं, आपके बिराज टूट जाते हैं। लेकिन उसी पानी को अगर चैनलाइज कर दिया जाए, एक स्ट्रीम बना दिया जाए, तो आपको खेतों को पानी देती है, आपकी अनाज उगाती है। वही बारिश का पानी ही होता है, वही ज्यादा तादाद में बेहंगम तौर पे अगर बरसना शुरू हो जाए तो आपकी डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन वही अगर हल्का हल्का जब गर्मियों के मौसम में निकले तो आपकी अनाज भी उगती है और बाकी भी आपके सारे काम होते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो पानी की मानत हैं। आप उनको अच्छी डायरेक्शन दें, आप उनको अच्छे कामों में लगाएं, तो बहुत उनमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान जो सारे कर्जों में डूबा हुआ है, जो पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, वो उनको अच्छा कर सकती है। लेकिन मसला हमारा ये है कि जो पाकिस्तान की यूथ अच्छा काम करना चाह रही है, पाकिस्तान की मदद करना चाह रही है, उसको डॉक्यूमेंटेशंस में फंसा दिया गया है, उसको ये कह दिया गया है कि तुमने ये काम गलत तरीके से किया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एरोप्लेन बनाया था या गाड़ी बनाई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसने कबाड़िए की दुकान से पुरानी मोटर्स इकट्ठी कर करके एक बड़ी अच्छी उसने आपका एक व्हीकल बनाया, और आपने उसको क्या किया
शाबाश देने की बजाय आपने उसको जेल में बंद कर दिया कि तुमने कैसे बना लिया, ये लीगल नहीं है और ये वो। तो पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनको अप्रिशिएट करने की, उनको इनकरेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनको इक्वालिटी में लेके आए। अपनी जो आपकी खवातीन हैं उनको आगे लेके आए, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि एक खातून को अगर आप पढ़ा देते हैं तो आप एक पूरी नस्ल पढ़ा देते हैं। तो अगर एक टेक्निकली साउंड खातून होंगी तो उनके बच्चे भी टेक्निकली साउंड होंगे, और इस तरह फिर आपका 1 से 2, 2 से 3, इस तरह करके आपकी पाकिस्तानी जो अवाम है वो टेक्निकली साउंड होगी। और मैं ये समझती हूँ कि एक टेक्निकली साउंड नौजवान नस्ल ही आपका पाकिस्तान को कर्जे से बाहर निकाल सकती है। नाजरीन, आपने आज की नौजवान नस्ल की नुमाइंदा राफे मुस्तफ़ा जो जूनियर AI इंजीनियर हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। उनकी गुफ्तगू सुन के मेरा तो तासुर ये बना है कि ये जो 63% नौजवान हैं हमारी पॉपुलेशन में, ये एक बहुत बड़ी कुव्वत है, और ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। सिर्फ इनको रास्ता देने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पर फजल व करम फरमाएगा। राफे मुस्तफ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं और हमारे नाजरीन को आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।